हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेस। इसके पहले के लगभग 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कंपैक्शन तक जितने भी चैप्टर थे आप सभी के सॉइल मैकेनिक्स के, जैसे क्या हुआ 6 चैप्टर लगभग कंपैक्शन तक सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसमें हम बात करेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस जिसको वाटर पोर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, पोर वाटर स्ट्रेस कहते हैं। ये सब क्या होता है आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और उसके पहले अगर आपको वीडियो सारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा है आज का, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक जानकारी और आप सभी के लिए, अगर आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7080230152। इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी। शुरू करते हैं अब आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। आपका नेक्स्ट चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लगभग पाँचवा चैप्टर है, लेकिन हम अपने सीक्वेंस वाइज चलते तो वहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो आता है इफेक्टिव स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि स्ट्रेस इन सब सॉइल, जो सब सॉइल हमारी होती है उसमें स्ट्रेस कहते किसको, स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। किन कारणों से सब सॉइल में जो होता है हमारा स्ट्रेस जनरली तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमारा स्ट्रेस कहलाता है। और सब सॉइल में हमारा स्ट्रेस किन किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके बारे में पहले देखते हैं कि स्ट्रेसेस इन सब सॉइल। स्ट्रेसेस इन सब सॉइल, ठीक है। सब सॉइल में मृदा, मतलब कि सब सॉइल में जो प्रतिबल होते हैं वो किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली 2 कारणों से सब सॉइल में हमारे स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। एक पहला जो हमारा आता है इसमें क्या, मृदा का स्वयं भार के कारण, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के नीचे ये कुछ सॉइल होगी और इधर भी सॉइल होगी, ठीक है। ये हमारी सॉइल है और ये हमारी क्या है, सॉइल है। अब इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा ये एक तो होगा किसके कारण, ये जो लोड आ रहा है ऊपर से, जो स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है उसके कारण, और दूसरा इस मृदा का, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा, इस लेयर पे जो स्ट्रेस आएगा वो तो हमारा किसके कारण उत्पन्न होगा, इस लेयर पे जो स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस हमारा उत्पन्न होगा इस स्ट्रक्चर लोड के कारण। जो स्ट्रक्चरल लोड लग रहा है उस पर, बिल्डिंग का जो लोड लग रहा है उसके कारण यहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और अगर यहाँ पे भी बात करते हैं, अगर ये सेक्शन ए मान लेते हैं, सेक्शन बी मान लेते हैं, तो सेक्शन ए पे जो हमारा लोड स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो बिल्डिंग के कारण होगा, और सेक्शन बी पर बिल्डिंग के कारण, एक मिनट गाइस रुकेंगे, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे वो कॉल आ गया था, ठीक है। तो जो सेक्शन बी पे आएगा, सेक्शन बी पे हमारा आएगा किसके कारण, इस पे हमारा लोड आएगा इस स्ट्रक्चर के कारण, और यहाँ पे जो मृदा उपस्थित है इसके कारण। मतलब कौन कौन कारण होगा, एक तो सॉइल स्ट्रक्चर के कारण, मतलब कि संरचना का मृदा पर भार,
अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये जो बिल्डिंग होगी ये क्या करेगी, इसको शियर ऑफ करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी, ये हमारी ये कुछ बिल्डिंग बना हुआ है और ये इधर की मृदा है, ये बिल्डिंग इस मृदा को दबाने की कोशिश करेगी, मतलब कि यहाँ से ये शियर ऑफ होगा, यहाँ दोनों से, यहाँ से क्या ये मृदा सेटल होएगी जब, तो ये इसको शियर ऑफ, यहाँ से ये शियर ऑफ हुआ, तो ये हमारा शियर ऑफ इसको होना कहेंगे, ठीक है। तो ये किसके कारण होगा हमारा, संरचना का मृदा पर भार के कारण, संरचना का मृदा पर भार, और दूसरा हमारा हो जाएगा कि मृदा के स्वयं के भार के कारण, मृदा के स्वयं के भार के कारण। इन दो कारणों से क्या होगा, सॉइल में जो हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होता है और उसको शियर ऑफ करने की कोशिश करता है, जहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है या फिर कोई भी चीज़, मान लेते गाड़ी खड़ी हुई है, तो उसकी जो भी मतलब कि उस पर लोड आ रहा है उसके कारण उसमें जो भी स्ट्रेस आएगा वो दो कारणों से आता है जनरली, ठीक है। ये क्या हुआ, स्ट्रेस इन सब सॉइल हो गया। अब स्ट्रेस हमारे कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेस, हम यहाँ पे वो स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, जैसे शियर स्ट्रेस हो गया हमारा वहाँ पे, ठीक है, और फिर कई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, वो सब में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सॉइल में कौन कौन से स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं उनकी बात करते हैं, जब कोई लोड किसी सॉइल पर लगता है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे कई प्रकार के होते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला तो हमारे पास आ जाता है इसमें क्या, फर्स्ट जो कि हमारे चैप्टर है क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, सेकंड टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर, जिसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, क्या, न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। ये तीन प्रकार के स्ट्रेस हमारे सॉइल में, सब सॉइल में आते हैं। कौन, अब इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है कि टोटली किसी भी सॉइल पर टोटल कितना स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया अभी कि एक तो जो स्ट्रेस आ रहा है सब सॉइल पे, वो एक कारण उसका क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर जो हमारा ऊपर बना हुआ उसके कारण, दूसरा कि उस पर जो मृदा है उसके स्वयं के भार के कारण उस पर स्ट्रेस आ रहा है, दो कारणों से स्ट्रेस आ रहा है। तो अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात, टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस उसमें कितना लग रहा है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, एक मिनट, क्या इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमारा हो गया वो क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये सॉइल के अगर पार्टिकल हैं ये अगर सॉइल के पार्टिकल है तो इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे में, अगर इसको हम और दूर दूर कर लेते हैं, ठीक है, ये अगर चार पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके कारण जो स्ट्रेस लगता है, मतलब कि एक सॉइल का पार्टिकल, ये पार्टिकल इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ऐसे जो ये स्ट्रेस लग रहा है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या कि किसी भी सॉइल में उपस्थित सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर प्रभावी प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। अब अगर हम बात करते हैं पोर वाटर, पोर वाटर मतलब न्यूट्रल स्ट्रेस, सॉरी,
अब ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये वाटर लेवल अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर वाटर आता है तो यहाँ पे अगर एक सेक्शन ले लेते हैं, ए सेक्शन मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा प्रेशर वो किसके कारण आएगा, वाटर के कारण आएगा। ये जो वाटर टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो केवल सॉइल के पार्टिकल्स के द्वारा आ रहा है, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बोल दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ये वाटर, तो यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल्स तो है लेकिन यहाँ पे वाटर भी है, तो यहाँ पे पोर वाटर के भी कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लग रहा है। मतलब कि अगर इसी में देखिए तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा अगर ये यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ, तो ये वाटर क्या करेगा, ऊपर ऐसे प्रेशर लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, नीचे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब चारों दिशाओं में क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। और इनके कणों को क्या करता है, जो वाटर प्रेशर, जो पोर वाटर स्ट्रेस होता है, ये सॉइल के कणों को दूर करने की कोशिश करता है, इसके बीच गैप पर आने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसमें आ सके। तो वो हमारा क्या, न्यूट्रल स्ट्रेस कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या, किसी भी सॉइल मास में उपस्थित वाटर के कारण, किसी भी सॉइल मास में उपस्थित वाटर के कारण क्या होता है, जो भी उस पर प्रेशर मतलब कि स्ट्रेस लगता है उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको न्यूट्रल स्ट्रेस बोल देते हैं। अब टोटल स्ट्रेस का, न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस जो दोनों मिला के काउंट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, टोटल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ है ये। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो टोटल स्ट्रेस पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में अगर न्यूट्रल स्ट्रेस को यू से प्रदर्शित करते हैं तो प्लस में यू। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, पढ़ना क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। ये तुम्हारा टोटल स्ट्रेस निकल के आया। अगर हमको इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में ज्ञात करना है तो ये सिग्मा बार लिख सकते हैं, फिर सिग्मा इफेक्टिव लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस में यू। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला निकल के आ जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला निकल के आता है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस हम क्यों ज्ञात करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको इफेक्टिव स्ट्रेस ज्ञात करने की, तो अगर उसकी बात करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि इसका इफेक्टिव स्ट्रेस जब हम ज्ञात करते हैं तो क्योंकि इसका जब हम कंसोलिडेशन ज्ञात करते हैं, कंसोलिडेशन हमने आपको बताया था क्या होता है, कंसोलिडेशन भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में भी। तो कंसोलिडेशन जब ज्ञात करते हैं, उसका संघनन ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमको इफेक्टिव स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है। जब सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं तो वहाँ भी हमको शियर इफेक्टिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या करते हैं, हम इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब कि एक फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला क्या, ये तो फार्मूला हो गया। अब इसका थ्योरी होता है, इसका प्रिंसिपल होता है, जो कि आपके सिलेबस में है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे क्या होगा कि सेटलमेंट क्यों हो रहा, किसके कारण हो रहा सेटलमेंट, तो वहाँ पे क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं वो। बस आपको ये फार्मूला, जब आप प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट में ये फार्मूला निकल के आपके आ जाता है। यही प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाता है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस की क्या आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में इफेक्टिव स्ट्रेस की क्या आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन ज्ञात करने के लिए, सेटलमेंट ज्ञात करने के लिए और फिर शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इफेक्टिव स्ट्रेस को निकालते हैं। किसी भी सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस को निकालते हैं जब हमको कंसोलिडेशन, क्योंकि हमको कंसोलिडेशन जब कहीं भी कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो आप एक कंसोलिडेशन ज्ञात करना होगा कि कितना कंसोलिडेट वो संघनित हो जाएगा कितने टाइम में, और कितना सेटलमेंट होगा,
और फिर उस पर कितना शेयर स्ट्रेंथ है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कंसोलिडेशन की। ठीक है, कंसोलिडेशन हमने बताया था क्या होता है आपको कि अगर कोई सॉइल है, ये कोई सॉइल मास है, इसमें पार्टिकल के साथ साथ वाटर भी होगा, तो ये वाटर जो निकलने की क्रिया होती है सॉइल मास के बीच से, सॉइल कणों के बीच के, पार्टिकल्स के बीच से जो वाटर निकलने की प्रक्रिया होती है उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया जब लंबे समय तक इस पर कोई लोड लगा रहेगा तो ये प्रक्रिया अपने आप धीरे धीरे होती रहती है। ये प्रक्रिया आर्टिफिशियल नहीं होती, ये प्रक्रिया नेचुरल होती है, जबकि कॉम्पैक्शन जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, अब इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, और फिर लास्ट में एक कंसोलिडेशन होता है। एक मिनट बात करते हैं हम। फर्स्ट इनिशियल कंसोलिडेशन, सेकेंड क्या होता है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, थर्ड हमारा आ जाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं कंसोलिडेशन होते हैं। मतलब इनिशियल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि वह मतलब कि इनिशियल स्टेज में जैसे उस पर कोई लोड, कहीं पे क्या हुआ हमारा मान लेते हैं फिलिंग में कोई मिट्टी है तो उस पर अगर कोई लोड लग रहा है इनिशियल में, जो कुछ समय में मतलब कि 24 घंटे 48 घंटे में जो उसमें कंसोलिडेशन होता है वो हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन कहलाता है। फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है कि मृदा पिंड के लगातार स्थिर दाब के कारण आयतन में जो कमी आती है, ठीक है, रंध्रों से जो जल निकलते हैं वो हमारे प्राइमरी कंसोलिडेशन कहलाते हैं। और सेकेंडरी लॉन्ग पीरियड तक, एक लंबे समय तक क्या होता है जब उसमें कोई भी लोड लगता है और उसमें जब कंसोलिडेशन होता है तो वो हमारी क्या सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहलाती है। इसी से एक डेफिनेशन और निकल के हमारे पास क्या आ जाती है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। क्या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की। संघनन की मात्रा, ये क्या होता है जो हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन है, इनिशियल कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इन दोनों के रेशियो की क्या बोल देते हैं हम कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे कंसोलिडेशन हो गए। ठीक है, ये क्या होगा हमारे कंसोलिडेशन की डेफिनेशन हो गई। हम पढ़ चुके क्या इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस, ये क्या होता है इन सब के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। अब एक हेडिंग और हम देख लेते हैं लास्ट जो कि आपकी सिलेबस में है। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको जब शेयर स्ट्रेंथ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है शेयर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस कहाँ पे कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी टोटल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या पढ़ा, सेटलमेंट की बात करी, सेटलमेंट ऑफ। अब स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं तो किन किन कारणों से सेटलमेंट होगा। पहला सेटलमेंट तो होता है किसके कारण, जो सॉइल है चारों तरफ की, जो सॉइल है जो बिल्डिंग बनी हुई है स्ट्रक्चर की चारों तरफ की जो सॉइल है उस पर जब लोड बढ़ने लगेगा तो क्या होगा वो बिल्डिंग सेटल कर जाएगी। अगर उसका शियर स्ट्रेंथ अधिक नहीं होगी तो क्या होगा, पहला सेटलमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग लोड ऑन सराउंडिंग एरिया या फिर सराउंडिंग सॉइल। ठीक है, सेटलमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग
द लोड ऑफ सराउंडिंग सॉइल। सेकंड क्या हो जाएगा, सराउंडिंग सॉइल पर जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेटल कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सकावेशन, अगर जो बिल्डिंग हमारी बनी हुई है उसके आसपास कहीं क्या होती है, खुदाई की जाती है, तो वो क्या होगी, सॉइल सीयर ऑफ कर जाएगी। ऐसे जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे रोड आप देख रहे हैं, ये रोड बना हुआ है, ठीक है, इस रोड पे व्हीकल चल रहा है, तो क्या होगा, ये सेटल ना कर जाए, इसलिए इसका इफेक्टिव स्ट्रेस जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होगी, ऐसा सीयर कर जाएगी, इधर ही सेटल कर जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट अच्छे से कंसोलिडेट कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ताकि ये सीयर ऑफ ना कर पाए। इसका इफेक्टिव स्ट्रेस अगर कम होगा तो ये सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो सेटलमेंट ड्यू टू, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेटलमेंट ड्यू टू एक्सकावेशन। सेटलमेंट ड्यू टू एक्सकावेशन, खुदाई के कारण जो उसमें सेटलमेंट आ रहा है वो हमारा सेटलमेंट ड्यू टू एक्सकावेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सेटलमेंट ड्यू टू लोअरिंग वाटर टेबल, मतलब भौम जल स्तर कम करने पर, जैसे भौम जल स्तर अगर कम होगा तो भी क्या होगा, वो सेटल कर जाएगा। सेटलमेंट ड्यू टू लोअरिंग वाटर टेबल। इसी तरह फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा कि सेटलमेंट ड्यू टू वाइब्रेशन। सेटलमेंट ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, उसमें जब वाइट्स उसमें ख़त्म होंगे, इसलिए पहले क्या किया जाता है, वो कॉम्पैक्ट कर लिया जाता है ताकि बाद में वो ना सेटल कर पाए। ये कारण होते हैं जिसके कारण स्ट्रक्चर हमारा सेटल कर सकता है। इन्हीं कारणों को पहले हम दूर कर देते हैं ताकि बाद में हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो, वो सेटल ना करे और अच्छे से वो परफॉर्म करे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ आया। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें था नहीं, थोड़ा बहुत था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी थी इसमें, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बस आपका पूछ लेता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, और टोटल स्ट्रेस क्या होता है। इन तीनों पे टिप्पणी लिखने के लिए आपको आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।